प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम है। आज मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर प्रेमचंद जयंती के क्रम में यह छठी शाम है। 1422वां कार्यक्रम है, 5वें वर्ष की 12वीं शाम। आज के क्रम में हम पढ़ेंगे बूढ़ी काकी। आदरणीय प्रमोद सर से मेरा निवेदन होगा कि वो माइक ऑफ कर देंगे प्लीज। अपना माइक ऑफ कर देंगे। शायद प्रमोद, हाँ, माइक ऑफ कर देंगे प्लीज। नहीं, एक ही कमरे में दो माइक खुले हैं ना, दो खुले हैं तो तब ये आवाज आती है। ओके, धन्यवाद, आपको बहुत आभार है। चलिए, आज यह 6 जुलाई 2025 का दिन है। उत्तराखंड में लगातार 3 दिन से बहुत बारिश हो रही है और जगह जगह से हमें बादल फटने की घटनाओं का समाचार मिल रहा है। और मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहता हूं कि कल का हमारा कार्यक्रम एक चर्चा के रूप में था और यह क्रम आज फिर शुरू हो रहा है। बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी का वाचन आज के इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई स्वनाम धन्य डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे जी, जो नीदरलैंड से इस कार्यक्रम में जुड़कर हम सबको कृतार्थ कर रही हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन शाखा नीदरलैंड्स के अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रही हैं हिंदी भाषा की। आपके कई विद्यार्थी सूरीनाम, नीदरलैंड, अमेरिका के कई क्षेत्रों में आपसे जुड़े हैं और अध्ययन करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपने अपने अमूल्य समय प्रदान किया। व्यस्ततम कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में आप पधारी हैं और बूढ़ी काकी का वाचन हम आपसे आज सुनेंगे। इस पटल पर आदरणीय दिनेश भट्ट जी से मेरा आग्रह होगा कि वो कार्यक्रम का संचालन करने की कृपा करेंगे और डॉक्टर तिलक राज जोशी जी हमारे इस पटल पर जुड़ेंगे और वो समीक्षा भी करेंगे इस कार्यक्रम के इस पाठ का, बूढ़ी काकी का। और पटल पर हमारे जुड़े हुए आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून से जुड़े हैं। डॉक्टर दीप चौधरी जी शोर घाटी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। आदरणीय दिनेश भट्ट जी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। प्रमोद कुमार चौधरी जी हमारे शोर घाटी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं। अभिनंदन सभी का, और लोग जुड़ते जाएंगे। आइए, प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी, जो हिंदी साहित्य की एक मार्मिक और यथार्थवादी रचना है, जो सामाजिक उपेक्षा, पारिवारिक संबंधों की जटिलता, मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती है। यह कहानी सामाजिक यथार्थ को गहरी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की लेखन कला का एक उत्कृष्ट नमूना भी है। यह सरल, सहज, भावनात्मक होने के साथ साथ सामाजिक यथार्थ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। स्थानीय शब्दावली, मुहावरों, संवादों की यथार्थता और व्यंग्य का समावेश इस कहानी को जीवंत और प्रासंगिक बनाता है। प्रेमचंद की यह भाषा शैली न केवल पाठकों को कहानी के साथ जोड़ती है, बल्कि उसे सामाजिक चेतना और मानवीय मूल्यों के साथ संवेदनशील भी बनाती है। दरअसल बूढ़ी काकी की कहानी एक वृद्धा बूढ़ी काकी के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भतीजे लाला बुद्धिराम के परिवार में रहती है। वह दृष्टिबाधित है, असहाय है, परिवार के लिए बोझ मानी जाती है। और कहानी का कथानक उस समय शुरू होता है जब घर में उत्सव का माहौल है और स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। बूढ़ी काकी जिसे भूख और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, खाने की लालसा में रसोई की ओर बढ़ती है और उसकी यह छोटी सी इच्छा परिवार की उदासीनता और क्रूरता से टकराती है। और बुद्धिराम की पत्नी रतन और अन्य परिजन उसकी उपेक्षा करते हैं और उसे अपमानित करते हैं। और अंत में बुद्धिराम की बेटी लाडली अपनी दादी के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाती है, जो कहानी को एक भावनात्मक मोड़ देती है।
इस दृष्टि से बूढ़ी काकी हिंदी साहित्य में भाषा और शैली के लिहाज से एक कालजयी रचना है। और कहानी का जो केंद्रीय विषय है वो वृद्धों की उपेक्षा और पारिवारिक संवेदनहीनता को दर्शाता है। और प्रेमचंद ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज में वृद्धों की दयनीय स्थिति को चित्रित किया है। और जो अपने परिवार में पराया महसूस करते हैं, इस कहानी में सामाजिक और नैतिक मूल्यों की कमी को उजागर किया गया है। जहाँ रिश्तों की जगह स्वार्थ और भौतिकता ने ले ली है। साथ ही लाड़िली के चरित्र ने उसके माध्यम से प्रेमचंद ने यह संदेश दिया है कि मानवता और संवेदनशीलता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आइए इस रोचक कहानी के सुंदर पाठ के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ निवेदन के साथ डॉक्टर रितु शर्मा नंदन पांडे जी को, नीदरलैंड से। अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। जय हो। आदरणीय मोहन चंद जोशी सर, आपका सादर प्रणाम। पटल पर उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और कहानी का वाचन शुरू करती हूँ। बूढ़ी काकी, इसके बारे में सर ने पहले ही बता दिया है। जीवा स्वाद के सिवा कोई चेष्टा शेष न थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिमाण पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण ना होता था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा कोई और न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उस समय तक जब तक कि उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र ही सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि भौतिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और उन्हें कहा कि उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वह आग की तरह हो जाता और घर में आकर उन्हें जोर जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए ही रोई। अतएव उनके संतोष, संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान ही नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित भी प्रयोग नहीं करती। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था और यद्यपि काकी की शरण उसकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस यही इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था।
रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसादन रहा। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावक मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह यथार्थ में वही अधिकारी है। एक दो अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गांव की मंडली में शामिल होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के लड़के मुखराम का तिलक था। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाहा चढ़े थे। एक में पूड़ियां कचौरियां निकल रही, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचारों की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां मिलेंगी या ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन करके जा चुके हैं। मेरे लिए कुछ ना बचा। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वह रो भी न सकी। आह, कैसी सुगंधी है। अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं, तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूरियां मिले। ये विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर आता था। पूरियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते थे, आज उनका भी कहीं आता नहीं। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। रूपा रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचोरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों न चलकर कढ़ाई के पास ही बैठूं। पूरियां छन छन कर तैयार हो रही होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाली में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में सूंघ सकते हैं, पर वाटिका में कुछ और बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी। वहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास तो कभी किसी भंडार में। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, तो ठंडाई देने लगती। इतने में किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकालने लगती। तीसरा आदमी आकर पूछता, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो गई थी। झुंझलाती थी, कुटती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। गर्मी के मारे फूकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर चल ले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इसी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोस में बैठी हुई है, मन में क्या कहेंगी। पुरुषों में तो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़।
कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग लगा नहीं, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो जाने कितनी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढ़िया पेट भर खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। डायन ना मरे माचा छोड़े। नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लेगी। इतनी ठूसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए न जाए तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क में संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कागार का खंड कट गया है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पत्तलें पड़ गई। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जयनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने लगे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब न खा चुके कोई उठ नहीं सकता था। एक दो मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीर्घ आहार पर झुझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझती थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी का दुख था। सच ही तो है, जब मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं न जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वे बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होंगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जयनार गाया जा रहा है। ये विचार कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते हुए देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग अभी भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने ही नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने बुलाए ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएगी। वह कोई मेहमान तो नहीं जो मैं उसे बुलाने जाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, ये विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा या भला माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना, लोग कहेंगे कि इसे विचार नहीं। कहा करें, इतने दिनों के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मैं मुंह छुटा करके ही थोड़ी उठ सकती हूँ। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि अभी लोग खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूट जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, ये कहां से आ गई, देखो जरा, कोई किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया, आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से विलीन हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे बजने लगे।
धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर किसी को करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली भाली लड़की थी। बाल विनोद और चलचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया था। मैं झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वे काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां बिल्कुल न खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर कर रखी थी। उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पूरियां देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियां की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वे चुपके से उठी और विचार की कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग दमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाली नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वह स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठा बैठा लाडली को ढरास हुआ। कई सोए हुए मनुष्य के बदलते एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए ले जा रहा है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें एक पहाड़ से लटका दिया। वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खीर खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती, ना जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखावे? मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ और कुछ नहीं। इस पर भी ये हाल है। मैं अंधी, अपाहिज, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी, लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उसका पत्थर सा कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब जब तब ही ना थी, अब क्या देंगे? यह विचार कर काकी निराश में संतोष लेती रही। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर दी। उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूरी कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अवनत हो जाता है। मतवालों को मत का स्मरण करना उन्हें मधांत बना देता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही,
सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन शुद्धातुर हर ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, कितना स्वादिष्ट था! कचौरियां कितनी सलोनी, खस्ता और सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक केंद्र पर लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र अब स्वदेंद्रिय बन गया था। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर झांकने लगी कि कहीं लाडली नीचे तो नहीं गिर गई। उसे ना पाकर वह उठी तो देखा लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सुन्न रह गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देख जो अवस्था थी, वही उस समय उसी की हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोलते, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निष्कृष्ट कर्म कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते थे। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखाई पड़ी थी। वह सोचने लगी, हाय, कितनी निर्दय हूं मैं। जिसकी संपत्ति से मुझे 100-200 रुपया आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और मेरे कारण। हे भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी के कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे देवगण स्वर्गीय पधार रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ होगा। रूपी कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी, उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर और तिरस्कार भूलकर सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वह सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी और उसके एक एक रोए से सच्ची सद्दिताएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। धन्यवाद। वाह, क्या बात! बहुत सुंदर वाचन के लिए बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर ऋतु शर्मा पांडे जी। आपकी सुमधुर वाणी में यह वाचन सुना और लगा कि यह पूरा दृश्य हमारे आंखों के सामने गुजर रहा है। और इस मार्मिक कहानी के वाचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और इन कार्रवाई के लिए मैं संचालक जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी उपस्थित लोगों को नमन करता हूँ, उनकी उपस्थिति को प्रणाम। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार मेरी नहीं, इस कहानी को धैर्य से सुनने के लिए। बहुत सुंदर वाचन मैडम, बहुत बेहतरीन वाचन, बहुत बहुत धन्यवाद। नीदरलैंड से डॉक्टर रितु शर्मा
नंदन पांडे जी का ये सुंदर बूढ़ी काकी कथा वाचन आप सबने सुना। एक बूढ़ी महिला के मनोविज्ञान का और एक बालिका के ज्ञान को जिस खूबसूरती से चित्रित किया है वो अद्भुत है। तो प्रेमचंद अपने आप में अद्भुत तो ही है, महाकाव्य शिल्पी ऐसे ही उनको इतना बड़ा सम्मान प्राप्त नहीं है। तो निश्चित रूप से जो शुद्धि साहित्यकार हैं, विद्वान जन हैं, वह उस पर अपनी टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, जो समीक्षक साहित्यकार हैं और हिंदी में कुमाऊनी में आपकी बहुत सारी किताबें हैं, कविताएं हैं और कहानियां, संस्मरण तमाम विधाओं में आपने लिखा है। डॉक्टर तिलकराज जोशी जी का स्वागत और अभिनंदन है। सर चंपावत से हैं और मोहन कीर्ति पटल पर नियमित रूप से अपनी प्रस्तुति देते हैं और अपनी उपस्थिति से हम सभी साहित्यकारों को आनंदित भी करवाते हैं। स्वागत है सर। और पटल पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद दिनेश जी। डॉक्टर जीतू बहन जी के द्वारा प्रस्तुत प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी अत्यंत मार्मिक कहानी है और इसे डॉक्टर रीतू ने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने भावनाओं के अनुसार अपने उतार चढ़ाव, शब्दों के उतार चढ़ाव भी इसमें उनके द्वारा हुआ, प्रस्तुत हुआ। तो कहानी अत्यंत और अधिक रोचक ढंग से सुनी गई। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जिसे बाद में प्रसिद्ध हो गए, वैसे उनका नाम चंपत राय श्रीवास्तव था और मुंशी जी किसी दूसरे व्यक्ति का नाम था। मुंशी जी थे जिनके साथ वे काम करते थे, तो बाद में मुंशी इनसे जुड़ गया। मुंशी जी उनका मुंशी और इनका हो गया, तो मुंशी प्रेमचंद जी हो गए। तो खैर ये कहानी अलग है। अभी मुझे बूढ़ी काकी के विषय में कहना है। प्रेमचंद जी की पहली कुछ कहानियां, प्रारंभिक कहानियां उर्दू में छपा करती थी और वो लाहौर से छपती थी। धारावाहिक उपन्यास भी उन्होंने छपवाए थे और कहानियां भी उर्दू में। और यह स्वयं बूढ़ी काकी भी उर्दू में लिखी हुई कहानी है। इसका हिंदी तर्जुमा हुआ। उनकी सारी कहानियां हिंदी और उर्दू में गई। जितनी भी हम कहानी पढ़ते हैं, प्रसिद्ध कहानियां उनकी अधिकतर उर्दू में लिखी गई, जो हिंदी में रूपांतरित की हुई है। तो बूढ़ी काकी की विषय में जो संक्षेप में कहानी आप लोगों ने पढ़ा ही सुना ही अभी, कि उनका भतीजा के अलावा कोई नहीं है। उनके पति बहुत पहले मर चुके हैं और बच्चे भी दिवंगत हो चुके हैं। तो भतीजा बुद्धराम जो है उनको शब्दबाज दिखा कर कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं टहल करूंगा करके उनके संपत्ति को अपने नाम में करवा लेता है। तो वो शब्दबाग ही रहते हैं। और ये जो विषय इसको चुना है ये ढंग से, ये वाला जो बात है, सामाजिक दृष्टि से हम आज भी देखते हैं किस तरह की बातें होती हैं। मतलब मुझे कई उदाहरण हैं, हमारे गांव में भी इस तरह के उदाहरण रहे हैं जिसमें शब्दबाग दिखाकर उनकी संपत्ति ले ली गई। आज की स्थिति भी ऐसी रही है और फिर बाद में उनको कोई पूछता नहीं है। तो बल्कि आजकल तो सीनियर सिटीजन के लिए बार बार इस तरह के बात आते हैं कि उन लोगों को अपना धन कभी भी बच्चों को पूरा नहीं देना चाहिए। इस तरह की बार बार बातें आती है। वो इसी कारण आते हैं कि ये शब्दबाज दिखाने का ढंग बड़ा लंबा नहीं है, आज भी ये चल रहा है। और जो ही उनका धन उनके पास चला जाता है फिर उनको पूछते नहीं है। तो इस कहानी में भी वही बात है। बूढ़ी काकी जो है उसमें
वृद्ध होने के कारण उनकी जीभ पर उनका कंट्रोल नहीं है, तो उनकी बड़ी लालसा रहती है। बच्चे और बूढ़े एक से हो जाते हैं। पहला वाक्य ही हमारे कहानी सम्राट प्रेमचंद जी ने लिखा है कि बच्चे और बूढ़ों की आदतों में समानता होती है, तो वो समानता हर जगह दिखलाया है उनका। और ये बुद्धराम हैं उनके भतीजे, वो उनसे अधिक, उनका तो थोड़ा सा कहीं मन में एक भाव है कि इनकी जमीन हमने ले रखी है, इनका मकान हमने ले रखा है, तो इनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसा भाव है। करते नहीं है लेकिन भाव थोड़ा बहुत है। पत्नी का उससे कुछ मतलब नहीं है, वो अत्यंत दुष्ट स्वभाव की है और प्राय अपने सास को, सौतेली सास को डांटती रहते हैं। तो बच्चे जो उनके दो बच्चे हैं वो भी उन्हीं के अनुरूप उन्हें तंग करते रहते हैं। नातनी है लाडली नाम की, वो बहुत प्यार करती है उन्हें, वो उनको हृदय से चाहती है। और जब भी कभी मम्मी या पापा या बच्चे उनको तंग करते हैं तो लाडली को कष्ट होता, बहुत दुख होता है। तो इस तरह से लाडली का जो चरित्र चित्रण हुआ है बहुत सुंदर हुआ है। छोटी बच्ची है, उसकी निश्चल भाव है, निष्कपट है वो। तो इस कहानी में सबसे जो हमें शिक्षा मिलता वो यही है कि वृद्ध जनों के प्रति हमारे मन में सम्मान होना चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए। अगर हमारे मन में सम्मान और सहानुभूति नहीं है तो ये मनुष्यता नहीं है। और सौभाग्य से इसमें प्रेमचंद जी ने एक बिटिया के माध्यम से दिखा है कि उसका अपने दादी के प्रति सम्मान भी है, स्नेह भी है, और दादी का भी उसके प्रति स्नेह और सम्मान है। तो अब इसके बाद जो उनकी स्थिति है बड़ी कारुणिक हो जाती है। उन लोगों के यहाँ फंक्शन हो रहे हैं लेकिन दादी लालायित रहती है, हमेशा वो लालायित रहते हैं। तो कहानी की पुनरावृत्ति न करके मैं सीधे सीधे बतलाऊं कि इसमें अन्याय जो हो रहा है उसके प्रति, बूढ़ों के प्रति अन्याय हुआ है, जबकि उनके प्रति सम्मान और सहानुभूति होनी चाहिए। इस कहानी के कि उनके प्रति अन्याय भी हुआ है और उनके प्रति सहानुभूति पर नहीं है। तो बूढ़ी दादी जो है वह सोचती है कि मेरे को 2 बार दादी चले जाती है कि मुझे कुछ मिलेगा करके, तो दोनों बार उनको झड़क कर अंदर जाती है रूपा, और बाद के द्वारा जाने में बुद्धूराम, और वो इतने जोर से पटकते हैं कि शायद वे बेहोश भी हो जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कहीं से गिरी, ऐसा लगता है। जब होश आती है तो तब वहां कोई नहीं होता, तो ऐसा इसमें दर्शाया है कि वो शायद बेहोश हो गई है। तो भोजन के लिए वो बेटी जो है वो अपने हिस्से का, वो बहुत ही अच्छा, सबसे हार्ट टचिंग ये है कि वो छोटी बेटी अपने हिस्से का खाना बचा कर रख देती है, वो छिपा के रखती है और उसे ले जाकर उनको देती है। तो बूढ़ी दादी जो है को फिर भी आशा है कि शायद बहू ने भेजा हो। वो पूछती है क्या ये मम्मी ने भेजा, बहू ने भेजा, रूपा ने भेजा? और बिटिया कहते हैं नहीं, ये मैं लाया हूँ, क्योंकि बिटिया को अपना रौब भी दिखाना, अपनी बात भी कहनी है, त्याग उसका अपना है। तो यह, और बूढ़ी के मन में यह भाव है कि काश तो उसको एक संतुष्टि हो जाती कि बूढ़ी ने भेजा है। तो वहां पर भी उसे आघात लगता है कि अरे ये इसने दिया, और उसको भूख पर उसका इतना अधिक भूख है कि वह यह भी नहीं सोच पाती है कि नातनी भूखी रह गई है, लाडली भूखी रह गई है, क्योंकि वह कह रही कि मैं अपने हिस्से का लाई हूँ। वो इस पर विचार ही नहीं कर पाती है। मतलब कितना कारुणिक स्थिति है। एक बूढ़ी है, बच्चा और बूढ़ा एक सा हो जाता है जो कहा है। वो यहाँ पर भी ये बात प्रकट होती है कि वो बच्चे की तरह से वो पूछती भी नहीं कि अच्छा तूने खाया नहीं खाया,
कैसा खाना है, कम खाना हुआ, बच्ची के पेट के अनुसार मिला था, तो अब उसको वो कहती है कि हाँ पर तो ये जो स्थिति है, यहाँ पर क्लाइमैक्स होता है उसकी करुणा का, और उसे जब देखती है रूपा तो उसके हृदय में आघात इसलिए लगता है क्योंकि वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी है, बड़ा विचित्र व्यवहार दिखला रखा है। वो डरती भी है, वो सोचती है कि कहीं इनका अपराध जो ये अपराध हो गया है हमसे, और जो ये ब्राह्मण होकर भी ये झूठे पत्थरों को खा रही है, तो इसका पाप तो मुझे ही लगेगा। इस भय से यहाँ पर भी उसका स्वार्थ है, यहाँ पर भी उसका स्वार्थ है, त्याग उतना नहीं है जितना उसको स्वार्थ और भय है। तो हम लोग इसमें सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि प्रेमचंद जी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत सही बात दिखते हैं। मतलब कार्य क्या है उसने, ठीक है वो थाली ले गई है, खाना दिया है उसने, खुश भी हो गई है, और उनको हाथ जोड़ के कह भी रही है कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन उस सब के पीछे कारण क्या है? भय, ईश्वर का भय, और सामाजिक रूप से जो उसने गलत कर दिया। एक ब्राह्मण की ब्राह्मण बुढ़िया वो झूठे पत्थर काट गई है तो उसका पाप अवश्य लगेगा। तो ये हमारे जितने भी जो हमारे विशेषकर हमारे भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में हम देखते हैं कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं अपने कार्य से हम मन से शायद उस कार्य को करना भी चाहें तो हमें रोकता कौन है? कानून नहीं रोकता है, हमें रोकता है हमारी ईश्वरी भक्ति, ईश्वरी भय, और ईश्वरी भय कहिएगा, ईश्वरी भय ही रोकता है। भक्ति तो बात ही बात हो जाती है, ईश्वर का भय जो है, प्रताड़ना का भय है, वही हमें रोकता है कुछ गलत काम करने से। इसको बड़े ही सुंदर से इसे प्रस्तुत हुआ है लास्ट तक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस कहानी में हमें कई बातें मिलती हैं। सबसे बड़ी बात तो मैंने शुरू में ही कह दिया है कि वृद्धों के प्रति हमें सम्मान होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, और दूसरी बात वृद्ध जनों को, कोई भी जो सीनियर सिटीजन है उनको अपनी संपत्ति को जीते जी किसी को पूरा कभी भी नहीं सौंपना चाहिए। ये भी हमें इससे शिक्षा मिलती है। और अन्याय एक बहुत बड़ा पाप है, चाहे उसको कैसे ही समझाया जाए, किसी भी ढंग से कहा जाए, ये इसमें ये बात इसमें आया है। और यथार्थ का वर्णन हुआ है, यथार्थ का इसमें वर्णन हुआ है। और मैं समय अधिक हो जाता है इसलिए मेरे पास कई उदाहरण ऐसे आते हैं जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ जो मैंने देखे हैं, जो मैंने आंखें देखे हैं। ये इसी तरह की घटनाएं, मतलब एक बार संक्षेप में मैं कह दे रहा हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई जवान लड़का मर गया, तो एक बुढ़ा वो 12वीं में आया, 12वीं दिन जो खाना खिलाते हैं उसमें आया, तो बुढ़ा कहता है कि उसका नाम लेके, मानो मोहन नाम है या सोहन नाम, कुछ भी नाम है, मैं क्यों, मेरे गांव का है तो मैं इसलिए पूरा क्लियर नहीं कहूंगा। तो उसने नाम दिया कि अरे बेटा तू तो चला गया, लेकिन तूने बड़ा उपकार किया, मेरे को आज पेट भर खाने को मिल जाएगा। जबकि उसके 2 दिन नौकरी में है, ये अभी की बात है। मतलब वो बुढ़ा, लगाइएगा, जो खुद मर रहा है वो कह रहा है अच्छा तो ये होता है कि मैं मर जाता तो इस कष्ट से मुक्ति मिलता, लेकिन तू मर के कम से कम मुझे पेट भर खाना तो दे गया, आज मैं पेट भर भात दाल खा रहा हूँ। तो ये स्थिति आज भी है। तो ये उस 100 साल पहले की बात ही वही है, वो आज भी है। तो सामाजिक अन्याय और पारिवारिक मूल्यों का इसमें जगह जगह पर उल्लेख हुआ है। हमें सामाजिक न्याय और पारिवारिक मूल्य को बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद, मैं यही कहूंगा। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर समीक्षा आपने करी, विस्तार से बताया कहानी की विशेषताओं को। निश्चित रूप से जिस तरह से स्त्री की जो परतों को प्रेमचंद खोलते हैं वो अद्भुत है, वो उनको इसीलिए महान कथाकार, उपन्यासकार साबित करता है। और जो एक इसमें कहानी में मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं न कहीं दिखावा भी है। वो जो
उत्सव उनके घर में हो रहा है, ढोल ताशे बज रहे हैं, लोग तमाम तरह के आयोजन हो रहे हैं, लोग आए हैं, उनको बड़े प्रेम से खिलाया जा रहा है। गृह स्वामी जो पंडित जी हैं वो खुद थाल लेके उनकी सेवा में तत्पर हैं। और कहीं न कहीं ये एक झूठी शान और जो सामंती संस्कार हैं समाज के, उसको भी दर्शाता है। और उसमें वो बूढ़ी बेचारी उपेक्षित रह जाती है। और ये जैसे कि सर ने कहा, डॉक्टर जोशी जी ने, कि बच्चे और बूढ़े एक समान आते हैं, उनमें ज्यादा तमाम खाने के प्रति लालच है, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण कम रहता है, तो ये सब चीजें होती हैं। और अंत में हृदय परिवर्तन, तो ये आपने उकेरा है। धन्यवाद। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे पटल पर मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार और विद्वान लोग हैं, विदुषी महिलाएं हैं, तो सबसे पहले मैं सुनीता ध्यानी मैम को सादर आमंत्रित करूंगा। जी, इसमें मतलब ये कहानी के जो अनछुए पहलू हैं, तो वो किस तरह से आपको प्रभावित करती है और क्या एक संदेश है जो दिखता है और क्या विशेषता है, ये सब आप बताएंगी सुनीता ध्यानी मैम। मैम जी, प्रणाम करती हूँ पटल को और पटल पर उपस्थित सभी विद्वतजनों को। बहुत सुंदर वाचन और बहुत सुंदर संचालन के साथ आपने मुझे ये आमंत्रित कर दिया, तो मैं क्या कहूँ। प्रेमचंद जी की समीक्षा करना यानी सूरज को दिया दिखाना है हमारे लिए। तो लेकिन कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो जैसे अभी जोशी जी ने समीक्षा में कहा था कि आज भी यही स्थिति है, तो प्रेमचंद जी वो साहित्य लिख गए कि जो आज भी समाज वैसा ही चल रहा है, समाज को आईना दिखाता है उनका हर साहित्य, हर कहानी, हर उपन्यास। इस समाज को तब से 100 वर्षों से, उससे अधिक वर्षों से जो है आईना दिखाता जा रहा है। लेकिन ये समाज ऐसा जिद्दी और ऐसा अटल समाज है कि ये बदलना नहीं चाहता, उस आईने को झुटलाना नहीं चाहता। ये वैसा ही चल रहा है जैसा उन्होंने उतने साल पहले लिख दिया था। ये एक बात ये है। दूसरी बात में प्रेमचंद जी की एक उन बाल मन को जैसे इसमें ये लिखा हुआ है कि बचपन और बुढ़ापा एक जैसा ही होता है, लेकिन ये कहानी दो बैलों की कथा अगर हम पढ़े तो उसमें भी एक लड़की को एक पात्र बनाते हैं कि जो उन भूखे बैलों को खाना देती है। अपने हिस्से की रोटी उन्होंने वहां पर भी लड़की को ही चुना है, छोटी बालिका को, कि जो उसको भूखे बैलों को खाना देते। और यहाँ पे भी ये लड़की है घर परिवार की, बाकी सारे बच्चे उनको चिढ़ाते हैं, चाहे अपने उसमें वो डरती भी है, बहू उनकी डरती भी है ईश्वर से और कर्मों से, लेकिन वो फिर भी माँ का उतना ध्यान नहीं रखती। किसी न किसी जिद में, चिढ़ में वो उनके साथ जो है उनका अपमान कर ही बैठती है। पुत्र को भी ध्यान है, बेटा भतीजे को भी, लेकिन वो भी फिर समाज के रंग में रंग कर उनके साथ गलत व्यवहार कर ही बैठता है। लेकिन वहां पर वही लड़की है कि जिसके मन में यह आता है कि इनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए, और वो चिढ़ती है कि क्यों ये लोग एक बार ही इनको भरपेट पूरियां क्यों नहीं देते, कितना खाएंगी। तो उस लड़की को इतना ज्ञान है और इतना पता है ये बात। तो ये यह देख रही हूँ मैं कि मतलब उन्होंने हर जगह में उस लड़की को ही पात्र चुना है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बारीक समझ इन चीजों की रखते थे कि बच्चे किस तरह से उदंड हो जाते हैं या बड़े किस तरह से समाज के रंग में रंग करके इस सब कुछ जानते हुए भी ऐसा अपराध कर बैठते हैं। लेकिन वो भोला मन होता है, उनके लिए उन्होंने दोनों या और भी कहानियां होगी जिनमें ऐसे पात्रों को चुना है। एक चीज मुझे और याद आ रही थी कि वो लड़की भूखी रह जाती है, बच्ची भी भूखी है। जैसे जोशी जी ने भी कहा था, आदरणीय जोशी जी ने, कि वो लड़की भी भूखी है लेकिन उनको ध्यान नहीं आता कि मेरी नातिन भी भूखी है। यहाँ पर वो लड़की भूखी क्यों रह पाती है? क्योंकि उसको प्यार मिल रहा है, अपनी माँ से संरक्षण मिल रहा है, अपनी माँ से, पिता से। उसे विश्वास है कि भले वो पेट उसका भूखा है लेकिन मन उसका भरा हुआ है। वो सोचता है कि मैं कभी भी कुछ भी मांग करके खा सकती हूँ, मेरा पूरे घर में दान है। लेकिन गुड़िया क्यों बार बार खड़े पे जा रही है? वो इतनी उन्होंने उम्र गुजार ली है, इतना अनुभव उन्हें हो गया है, लेकिन वो तब भी अपनी जीवा पर कंट्रोल नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये टाइम मेरा चला गया, इस समय मुझे नहीं मिला, तो फिर मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। और लड़की संतुष्ट है,
वह संतुष्टि और असंतुष्टि का दोनों तरह का इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने दिखा रखा है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन से संतुष्ट हो तो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन मन में असंतुष्टि हो तो वो ऐसे काम कर जाता है कि जो करने नहीं चाहिए। वो बार बार मेहमानों के बीच में चली जा रही थी और जानते हुए भी ये उस लालच को नहीं दबा पा रही थी। तो ये दो चीजें ही मैं कहूंगी। बाकी बहुत सुंदर वाचन रहा, बहुत सुंदर समीक्षा आदरणीय जी की, और मैं इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत सुंदर बातें आपने उकेरी हैं। निश्चित रूप से जो लाडली उस बच्ची के माध्यम से या उस जो बूढ़ी काकी के माध्यम से उन्होंने चरित्र गढ़ा, और एक रात की कहानी है भी, एक शाम की कहना चाहिए, जिसमें एक उत्सव हो रहा है, मेहमान आए हैं और एक घटनाक्रम होता है और वो किस तरह से चलता है, अद्भुत ये है। अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रमोद श्रोती अगर पटल में मौजूद है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर प्रमोद श्रोती वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिन्होंने कविताएं उनकी बहुत लिखी हैं, खंड काव्य भी लिखे हैं। अगर पटल में मौजूद है तो सर आइए और अपनी जो टिप्पणी है वो व्यक्त कीजिए। डॉक्टर प्रमोद कुमार श्रोती सर, शायद पटल में नहीं है। तो इस क्रम को बढ़ाते हुए मैं वरिष्ठ साहित्यिक गिरीश चंद्र बिष्ट जी हंसमुख साहब हैं। कुमाऊनी में, हिंदी में लगातार आपका लेखन है, बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो सर मैं निवेदन करूंगा कि इस जो ये कहानी है कि उस पर अपनी टिप्पणी आप व्यक्त करेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। सभी अग्रजों को प्रणाम करता हूँ और जो है उनको दीर्घायु कहता हूँ। एक्चुअली मैं आज भी एक छात्र की तरह हूँ और मैं आप लोग भी जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे समीक्षा सुन रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं समीक्षा नहीं करूंगा, तो मैं एक छात्र की तरह आपसे सुन रहा हूँ, बहुत आनंद ले रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मतलब प्रेमचंद का जो अनुभव संसार है वो कितना विस्तृत है। मतलब जैसे घर में कोई उत्सव होता है तो निश्चित रूप से कितनी व्यस्तता रहती है, मेहमान आ रहे हैं, वहां पे कुछ गाना बजाना हो रहा है, लोग आनंद ले रहे हैं, और उसके बाद जो खाने का है, एक भूखे व्यक्ति को किस तरह से वो कल्पना करती है बूढ़ी दादी, वो अद्भुत है। वो की कचौड़ियां और मैं उसके साथ खाऊंगी, पूड़ी छन रही होंगी और वो उसका स्वाद वो अद्भुत है। तो ये जैसे हम लोग भी लिखते हैं लेकिन अक्सर इतना गहन पकड़ नहीं हो पाती है। तो बहुत सारे तो प्रेमचंद को जो महानता प्रदान करती है वो यही बातें हैं। अब इस क्रम को बढ़ाते हुए डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, अल्मोड़े से जुड़े हुए और भाषा से जुड़े हुए कवि साहित्यकार हैं। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसमें बूढ़ी काकी कहानी पर आप अपनी टिप्पणी व्यक्त करेंगे, और ये परिचर्चा है, बेसिकली हम आज के संदर्भों में भी उसको समझ रहे हैं। जैसे डॉक्टर तिलकराज जोशी जी ने भी कहा कि आज भी बड़े वृद्धों के साथ उन उपेक्षित व्यवहार होता है, अन्याय भी होता है। तो कहीं न कहीं ये चीजें एक कहानी, एक संदेश, एक सीख तो हमें देती है। डॉक्टर पंत जी स्वागत है सर। धन्यवाद भट्ट जी। पटल पर ये कहानियों का वाचन, पुरानी जो हमारे स्मृति पटल पर कहीं पर अंकित है, वो दोबारा सुनने को मिलती हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जो पहले पढ़ी थी वो थोड़ा बहुत अंकित रह गई, अभी दोबारा उसका वाचन होने से वो पुनः आई है। और हमारे समाज का वैसे जैसे कहा गया है, समाज का प्रतिदर्श है साहित्य। और उस कालीन जो समाज, प्रेमचंद ने जो कहानियों के माध्यम से उसको व्यक्त किया है, उपन्यासों के माध्यम से व्यक्त किया है, वो बहुत श्लाघ्य है। और वो इसके माध्यम से हमारे लोक जीवन का, जैसे डॉक्टर तिलकराज जोशी जी ने बताया, बिल्कुल वही उदाहरण तो साहित्य का ही होता है। उसका जो उस काल में लिखा गया, इस काल में भी वो
होता है और वो प्रासंगिक होता है। तो बूढ़ी काकी की जो दशा मनोदशा है और उसको जिस प्रकार से ठग करके और उसको झूठा आश्वासन दे करके उसकी संपत्ति को हथिया लिया गया और वैसे उसके साथ होता है। हम लोग के गाँव में भी हम लोग प्राय सुना करते थे कि आज जागर लग रहा है, फलाना भूती रही है, वो है। तो वो सब चीज स्मरण में आता है क्योंकि वही चीज है उनके साथ अन्याय किया गया। महिलाओं के साथ तो प्राचीन समय में एक मध्यकाल ऐसा है कि बहुत पहले से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ऐसे भाव थे। और जयशंकर साहब ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, रजत नक्तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो वो लेकिन उसको वो जो एक बहुत पहले नारी का सम्मान होता, बीच में फिर वो सम्मान घटता गया और बीच में ये स्थिति हुई महिलाओं का काम का तो उनका बोझ अपार बोझ, और ऐसी स्थिति ईश्वर ने भी उस नारी का शरीर भी ऐसा बनाया कि कई रोगों की निदान, लेकिन काम इतना करते अपने गांव में अपने दादी से लेकर के ईजा उगर उगर सब लोगों को देखा कि कितनी बीमारी में वे कैसा काम करती हैं। तो उतना सम्मान को समाज में नहीं मिल पाया। वैधव्य जीवन में कैसी थी नारी की रही है, तो सारी चीज का अवलोकन करते हुए प्रेमचंद ने एक दृष्टिपात किया है कि एक बूढ़ी की स्थिति घर में कैसी होगी। और आज भी जो आज में भी हम देखें कि बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनका अपने मोबाइल की संस्कृति और अन्य संस्कृति में बूढ़ों की कदर नहीं है। एक समय कम से कम कुछ समय पहले बच्चे उनसे गाने सुनते थे, उनसे कहानी सुनते थे। अब वो स्थिति नहीं, अभी ये स्थिति नहीं है। लेकिन वो जो व्यक्त किया है कि वो जूठन खाने पर विवश हो गई है, कितनी बड़ी लाचारी रही है, कितनी बड़ी लाचारी रही है। राजेश जोशी जी की एक कविता दिखाई देती है, वहां वो कह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो कितनी शर्म की बात है देश समाज के लिए। सारी गेंदें खो गई हैं क्या, सारे किताबें खो गई हैं क्या कि उनको उनके लिए कुछ नहीं है, उनको काम पे जाना पड़ा है। तो वो स्थिति बस एक साम्य प्रस्तुत कर रहा हूँ कि नारी की स्थिति और बगल में बूढ़ों की ये स्थिति हो गई है कि वैचारिकता मर गई है, मानवीयता मर गई है। तो बहुत गहन चिंतन की ओर हमें मतलब कहानी लिखने के बाद उसका अंत जो है हमें विवश कर देता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, निश्चित रूप से। और आज तो स्थिति ये हो गई है कि अपने ही बच्चे बड़े बूढ़ों को उपेक्षित कर दे रहे हैं। तो जो वृद्धाश्रम है वह खूब खुल रहे हैं और वहां पर जो बचपन और बुढ़ापा वह उपेक्षित है इस दौर में। जो ये धन कमाने की लालसा है, पूंजीवाद का चरम है और दिखावा है, समाज में आडंबर है, तो ये चरम पर है। इसमें कहीं कहीं और इसी तरह भीष्म साहनी जी की कहानी है जो चीफ की दावत, वो भी याद आती है। तो उसमें भी इसी तरह का वर्णन है। चीफ की दावत आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो वो हालांकि कालखंड का अंतर है। भीष्म साहनी बहुत बाद के कथाकार हुए हैं और बहुत बड़े कथाकार हुए हैं। तमस जैसी कालजयी रचना उन्होंने लिखी है। तो निश्चित रूप से आज भी वही स्थितियां हैं। तो इस क्रम को बढ़ाते हुए डॉक्टर मनीषा पांडे जी हैं, हिंदी की प्रोफेसर हैं और युवा साहित्यकार हैं। डॉक्टर मनीषा पांडे अगर पटल में हो तो कृपया आप आए और इस बूढ़ी काकी जो कहानी है उस पर अपनी टिप्पणी दीजिए। डॉक्टर मनीषा पांडे शायद पटल में नहीं है। तो इस क्रम को बढ़ाते हुए डॉक्टर दीप चौधरी जी हैं जो वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, इतिहासकार हैं और समाज पर आप अपनी पैनी रखते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, जो बूढ़ी काकी कथा है और आज जो समाज में स्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से जो पूंजीवाद का चरम है और पूरा आडंबर और एक नकली जीवन जो लोग पूरी चलन में है, दुनिया जी रही है, उसमें बचपन और बुढ़ापा तो खो ही रहा है, उपेक्षित है। तो आप किस तरह से इसको समझते हैं, कृपया अपनी टिप्पणी देंगे डॉक्टर चौधरी जी। धन्यवाद भट्ट जी, आपके सफल संचालन को मैं बधाई देता हूँ। मोहन कृति जी ने
आज समुद्र पार से मैडम को भी इसमें जोड़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। हिंदी के इतने प्रकांड लोग यहाँ पर हैं, तो मैं इतनी इसकी समीक्षा तो क्या करूं, फिर भी हमारे जो महान कथाकार प्रेमचंद जी हैं, तो उन्होंने जो कहानियां अपनी लिखी, जो आज तक आप लोगों ने हमारे सामने प्रस्तुत की, इसे एक तो हम इन कहानियों को री कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले तो इन कहानियों को हमने पढ़ा ही था, लेकिन आज ये पटल के माध्यम से हम फिर से उन कहानियों का आनंद ले रहे हैं। स्थितियां देखिए, ऐसा है कि दार्शनिक जो होता है हमेशा 100 साल बाद प्रसिद्ध होता है। ये फ्रांस की राज्य क्रांति में मैटरनिक था, तो उसको वो इतना प्रतिक्रियावादी था कि वो उसने कहा कि या तो हमें पहले पैदा होना चाहिए था, या हमें पैदा ही नहीं होना चाहिए था, या बाद में पैदा होना चाहिए था। ये उसकी एक प्रतिक्रिया थी। तो देखिए, प्रेमचंद ने तो 100 साल के बाद की भी घटनाएं जो है 100 साल पहले ही लिख दी। आज भी यही स्थिति है। हम ये देख रहे हैं, जब से मोबाइल तो चलो ठीक है, ये ज्ञान का खजाना भी है, और इसके अलावा जब से ये महिलाओं को अच्छे अधिकार मिले हैं, तब से वो अधिकार तो अच्छी बात है, समाज में मिलने चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर उनका दुरुपयोग भी हो रहा है। जब कारगिल विजय हुई थी, तो उस कारगिल विजय में मैंने नैनीताल के राजेश अधिकारी के बारे में पढ़ा था कि उसके माँ बाप जो थे, वो जो उनकी पत्नी थी, वो कहीं सारा पैसा लेकर चली गई, और उसने जो है कहीं दूसरा विवाह कर लिया, रीमैरिज कर ली। वो अच्छी बात है, लेकिन माँ बाप को कुछ नहीं मिला। फिर शायद माँ बाप ने इसमें कहीं पर आर्मी कोर्ट में प्ली किया, तो तब से नया एक गवर्नमेंट को या आर्मी को या सरकार को चेंज करना पड़ा कि कुछ प्रतिशत हिस्सा माँ बाप को भी मिलेगा। यद्यपि पत्नी है तो उसको रोक तो नहीं सकते हैं। ऐसे कितने किस्से जो है यहाँ पे थोरागढ़ में भी हुए हैं, जिन्होंने मतलब जो है पत्नी ने अपने सास ससुर की कोई सेवा नहीं की। तो ये कहानी उससे कोरिलेटेड कर रहा हूँ। समाज जो है वो बिल्कुल बदलता है। समाज में आज उस समय इतना ज्यादा औद्योगिकरण नहीं था, तो आज समाज साथियों को लिखने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो औद्योगिकरण होने से क्या है, स्त्रियां भी काम कर रही हैं, तो जो बूढ़े आदमी हैं उनकी जो है बहुत ज्यादा अवहेलना जैसी हो रही है। मेरे को बड़ा ताज्जुब लगता है, हम तो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन जब मैदानी क्षेत्रों के बारे में सुनते हैं, बच्चे जो है उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं, तो ये भी बड़ी अजीब विडम्बना है। और ये हम देखते हैं अक्सर पति पत्नी या उनके बच्चे दिल्ली या लखनऊ में रहते हैं, पहाड़ के जो उनके बूढ़े माँ बाप हैं वो दिवाली या होली मनाने पहाड़ से दिल्ली को या लखनऊ को जाते हैं। जब 10-20 दिन, एक महीना या उनका मन नहीं लगता है, या उनको भेजने की प्रक्रिया होती है, फिर वो गाड़ियां भरी भरी पिथौरागढ़ को या अल्मोड़ा को या बागेश्वर को आती है। मैं तो एक जगह देखा, तो कमोबेश सभी जगह पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसा हो रहा है। तो एक कोई बूढ़े आदमी थे, तो अध्यापकों ने एक बार पूछा कि बच्चे आप, अरे नाती नातियों के बिना मन नहीं लगता है, तो इसलिए मैं पिथौरागढ़ में आता हूँ, फलानी जगह पर हमारा मकान है। तो उन्होंने कितना सुधार हो रहा है फिर। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बच्चों में तो जो भी सुधार हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहू में बहुत सुधार हो रहा है। तो अब ये उसका व्यंग था या उसका क्या था, ये हम नहीं समझ सके, लेकिन इसी तरह की चीजें जो है वो आज भी हैं। आज भी समाज बदल तो रहा है, लेकिन बूढ़े आदमियों की या कहना चाहिए कि जो सशक्त लोग हैं उनकी जो है बहुत अवहेलना तो हो ही रही है। लेकिन कहीं कहीं पर अच्छा भी होगा, ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम उसके नकारात्मक पक्ष में जाएं। तो इसको मैं कहानी प्रेमचंद के साथ जोड़ते हुए कहता हूँ कि प्रेमचंद ने तो जो है जो कहानी है उनकी, तब उन्होंने 1932-35 में लिखी होगी, वो आज भी काल रही है। प्रेमचंद यूं ही महान कथाकार सम्राट नहीं है। तो जो एक पिक्चर भी संभवतः कथानक कहीं यहीं से लिया होगा, कथानक या वर्तमान समाज को देखते हुए, बागवान पिक्चर अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन भी वैसे श्रीवास्तव ही हैं, लेकिन महान कलाकार हैं।
की कला को करते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये उसमें भी यही चीज दिखाई गई थी। तो मैं तो कहूंगा कि आज भी स्थितियां बहुत नहीं बदली हैं। और मैं विदेशों में तो बच्चों को माँ बाप से मिलने का भी टाइम लेना पड़ता है, माँ बाप को भी बच्चों से मिलने का टाइम लेना पड़ता है। हमारे सामने तो नीदरलैंड से डॉक्टर रितु मैडम है, वो ज्यादा इस बारे में अपना जानकारी देंगी। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर पटल में बुलाया। समीक्षा तो बहुत अच्छी नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जो मैंने आज के वर्तमान समाज से जोड़ते हुए इसको बताया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने अपने अनुभवों को जोड़ते हुए कहानी को रिलेट किया। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर PS कालाकोटी सर हैं, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हैं और अभी भी सक्रिय रूप से समाज सेवा में और समाज के साथ इंटरेक्ट करने में लगे हुए हैं और एक व्यापक लंबा दीर्घ अनुभव आपका है सर। तो ये जो कहानी है, जो आज समाज की स्थिति आप देखते हैं, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, पूंजी का बोलबाला है, चरम है और कहीं कहीं मानवीय रिश्तों में और दरार वो खाई बन चुकी है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? और निश्चित रूप से साहित्य पढ़ा जाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ये हमें तमाम इस चर्चा के माध्यम से हम ये सब बातें कर रहे हैं और कहानी को सुना। तो जो मानवीय मूल्य है, जो श्रेष्ठ मानवीय गुण है, वो उनका ह्रास न हो, वो खोए नहीं, वो जिंदा रहे और सम्मान बच्चों का, महिलाओं का, वृद्धों का बना रहे। तो ये जो संदेश है वह हमें मिलता है। सर कालाकोटी सर इसमें आगे अपनी बात रखें। धन्यवाद भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर मुझे मेरा सबको प्रणाम। और हमारी जो बहन थी नीलम से, उन्हें बहुत सुंदर पढ़ाई वो किया, इसको वाचन किया। और मोहन जोशी जी का हम धन्यवाद करते हैं, आदरणीय गिरीश दा और गोपाल सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर दीप चौधरी जी, डॉक्टर निर्मल पान जी, मनीषा जी, सबको नमन करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने पढ़ा, ये कहानी पढ़ी है। इंसान पहले भी स्वार्थी था, आज भी स्वार्थी है। ये तो एक अभी भी छोटा नहीं है। दूसरा, इसका निचोड़ मैं कहना चाहता हूँ कि बुजुर्गों की सेवा ही देवताओं की उपासना है, यह भाव हमने सोचना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँ। और दूसरा मेरा एक दो सुझाव है। हमारे जो कुमाऊं में, उत्तराखंड में भी ये चीजें हैं, प्रेमचंद ने लिख ली, हमारे यहाँ लिखी नहीं गई है। इन छोटी छोटी चीजों को, जो हमारे यहाँ भी छोटे छोटे कपट है, वो भी लिखे जाना चाहिए। और हम लोग भी अपने बुजुर्गों का तिरस्कार करते हैं। आज की तारीख में आपको बता, पहले तो ये दीप चौधरी जी ने जो बताया, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। विदेशों में नहीं, मुंबई में बाप अलग रहता है, बेटा अलग रहता है। और संडे को नाश्ता किस होटल में करेंगे, अपॉइंटमेंट वो एक जगह मिलते हैं, हफ्ते में एक ही बार मिलते हैं। ये इंडिया में भी आ गया, मुंबई में ये कॉमन है। तो ये स्थिति हमारे यहाँ भी आ जाएगी। अब कुछ दिनों में हल्द्वानी भी पहुंच जाएगी। और दूसरा स्वार्थ, ऐसा कोई दंपति पेंशन वाले हैं, उनमें से एक माँ या बाप गुजर जाए, दो बच्चे हैं, लड़का लड़कियां, दो लड़के, वो 6-6 महीने रख रहे माँ बाप, वो पेंशन का लालच है उनको। देखो, जितने दिन जिसके पास रहेंगे उतने दिन वो पेंशन वो लेता है। ये भी स्वार्थ है। देखिए कितना माँ बाप का भी बंटवारा हो रहा है। ये हम लोग भी तो, हमें भी, हमारे पहाड़ में भी विकृति आ गई। इसके अलावा मैं एक, हमेशा कई दोस्त मिलते हैं जो थोड़ा छल कपट कर दिखावा करते हैं। मैं कहता हूँ गुठली निकालने वाले दोस्त। तो मैं आपको सच्ची कहानी बताता हूँ। मैं पढ़ता था 11वीं में, मैं बागेश्वर केमो स्टेशन से केमो की गाड़ी लेके आता था, 2 सीट बना के। वो खोली मोटा सिमल पर हमारे बुआ के लड़के बैठते थे, वो भी हमारे साथ नैनीताल पढ़ते थे। तो उनका ताऊ का लड़का उनको छोड़ने आ रहा है। देखने को तो ताऊ का लड़का भाई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 72 की बात बता रहा हूँ। देखो, एक मुंशी जी के थ्रू आज ये बात मुझे याद आ गई। वो खोली से नदी पार करके आना पड़ता है, सितंबर की बात है, थोड़ा नदी भी है, हाथ पकड़ दे। तो गांधी आश्रम के वो झोले होते थे, दो फीते वाले, उसमें आम भर के, बागेश्वर में हमारे पहाड़ में आम देर से पकते हैं, सितंबर का महीना। और ताऊ का लड़का पीछे पीछे और उसका भाई आगे आगे। तो गाँव में खेत होते हैं, पगडंडी किनारे किनारे होती है, और नदी में भी लट्ठा होता है, एक एक आदमी चलता है, एक के पीछे एक चलता है।
तो उसने वो आम का थैल जो है मसलते हुए आया रास्ते पर है, और सीट के नीचे रख दिया, जैसे केमो की सीट आई, हम बैठे। तो ठीक हुआ, भाई आया था छोड़ने को, आया, हाँ कितना प्रेम है। जब नैनीताल पहुंचे हम 3 बजे, सीट के नीचे से आम का थैला निकाला तो गुठलियां एक तरफ, छिक्कल एक तरफ और रस नीचे टपका हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ गुठली निकालने वाले दोस्त है। तो ऐसी भी चीजें हमारी भावनाएं रही हैं। ये भी एक देखिए कितनी भी इसको भी इस टाइप की चीजें भी लिखी जानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। कुल मिला के मैं कहूंगा बुजुर्गों की सेवा ही देव की उपासना है, हम लोग बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कहता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आपने पुराना एक संस्मरण भी सुनाया। निश्चित रूप से कहानियां हमारे इर्द गिर्द बिखरी होती हैं, और जो कुशलकार हैं, जो समर्थ कहानीकार हैं, वो इन्हीं वृत्तांतों से उसमें कल्पनाओं को जोड़ करके सुंदर कहानी गढ़ लेते हैं। तो ये अद्भुत कौशल है कथाकारों का। तो इस क्रम में और कोई बोलना चाहे, डॉक्टर मनीषा पांडे मैम अगर पटल में है तो मैं उनको भी बुलाता हूँ, क्योंकि ये कहानी मुझे लगा स्त्री प्रधान है। एक तरफ रूपा है, एक तरफ लाडली है और बूढ़ी काकी है। स्त्री प्रधान कहानी है, तो इसमें महिलाओं की टिप्पणी बड़ी मायने रखती है। नमस्कार स्वागत है। सभी को नमस्कार। और सभी ने बहुत अच्छा अपनी बात रखी है और बहुत अच्छी समीक्षा यहाँ पे प्रस्तुत हुई है। आज भी हम देखते हैं कि सर समाज में जो है, जो वृद्ध हैं, वो उनकी जो स्थिति है वो और भयावह होती जा रही है। मुझे तो इस कहानी को सुन के भी डर लग रहा है, क्योंकि हम सबको कहीं कोई बूढ़ी काकी है, बूढ़ा काका ना बनना पड़े। ऐसा होने नहीं देना है, क्योंकि हम लोग हैं जो समाज को बना है और समाज को बिगाड़ है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को जो नैतिक बातें सिखाएं, वृद्ध हैं उनके प्रति हम सम्मान के भाव उनके प्रति पैदा करें। एक था, आपने देखा होगा गांव घरों में जब हमारे यहाँ भोजन बनता था किसी बड़े कार्यक्रम में, तो वहां पे मुझे याद है सबसे पहले जो बुजुर्ग हुए वृद्ध उनको खिलाया जाता था, और उसके बाद फिर बच्चों का नंबर आता था, उसके बाद फिर महिलाओं का नंबर लास्ट में आता था। तो ये भी एक अच्छी संस्कृति थी कि कहीं ना कहीं जो वृद्ध हैं उनको पहले खिलाया जा रहा है। और आज भी अगर हम घर में देखें, कई घरों में जो अच्छे संस्कारित घर हैं, जो अपने जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, वहां भी सबसे पहले हम उनको ये भोजन कराते हैं, उसके बाद हम बच्चों या बुजुर्गों को। क्योंकि जैसे प्रेमचंद ने बहुत अच्छी बात करी, बूढ़े और बच्चे एक से होते हैं। वाकई में देखिए, बच्चे भी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, और हम बुजुर्गों से भी कुछ कहें तो वो भी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। ये हमारे भी होता है, कभी कभी हम अपने माता पिता से थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर देते हैं, तो हमें बड़ी आत्मग्लानि होती है कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़ा बुरा लगता है उसके बाद। और ये हमारी मनस्थिति है इस तरह की, क्योंकि जो प्रेम थे वो आदर्श और यथार्थ को साथ लेके चलते थे, और बूढ़ी काकी जो कहानी है वो आदर्श और यथार्थ को साथ लेके चली, और अंत में उसमें हृदय की घटना देखने को मिल रही है हमको। जैसे कि उस जो महिला है, उसकी जो बहू है काकी की, उसका हृदय जो है परिवर्तित हो रहा है लास्ट में। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि वो तो उसकी दूर की रिश्ते की काकी है, अड़ोस पड़ोस की। यहाँ तो लोग आज अपने घर में ही जो है महिला या वृद्धों को जो है उपेक्षित कर रहे हैं। तो ये वाला एक वो दौर था जब भगवान बुद्ध ने जो है उंगली मार डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया था। लेकिन आज तो लोगों के सामने वृद्धों की इतनी दयनीय स्थिति हो रही है, और वो बीमार होते हैं, उनको कोई भोजन नहीं देता है। कई आपने ऐसे अपने आसपास कई घटनाएं सुनते हैं कि अपनी माँ को बहुत बुरी तरह में मारते हैं। बड़ा दर्दनाक स्थिति मैंने देखी थी अभी बीच में। एक वृद्धा हमारे घर के पास रहती थी, उसका हाथ चला हुआ था, तो मैंने पूछा, उन्होंने बताया नहीं। वो तो एक माँ का हृदय है ना, एक नारी का हृदय भी बहुत महान होता है। उसने पता ही नहीं, लेकिन किसी ने बता दिया कि बेटों ने उसका हाथ चलाया। तो बहुत बुरा भी लगा है सोच के। अब आने वाले समय में हृदय परिवर्तन की घटनाएं होना मुश्किल है। ये हमारी अगर हम करेंगे, जैसे इस तरह की कहानियां अगर हम स्कूल में सुनाए, बच्चों को सुनाए, और आज आप पाठ्यक्रम देखते हैं, चूंकि भटजी तो जो है शिक्षा, और आप सभी जुड़े हैं शिक्षा से, तो कहानियों का भी थोड़ा बदल दिया गया है स्वरूप। प्रेमचंद जी की कहानी जरूर पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। और यहाँ भी जो अगर मैं देखूं, उस दिशा में भी इस तरह की कहानियां हटा दी गई हैं कई जगहों से। जो नया पाठ्यक्रम कह रहे हैं, ये पता नहीं कैसा पाठ्यक्रम बना रहे हैं,
बूढ़ी काकी है, और वैसे ही भीष्म साहनी जी की जो कहानी है जीव की दावत, वो भी बहुत जबरदस्त कहानी है। और ऐसी कहानियां जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि साखी की तरह है, और जिनको बार बार व्याख्यायित करने की जरूरत है, ताकि समाज में कुछ तो बदले किसी के विचारों से। जैसे अभी हम कभी हम जैसे कालाकोटी जी के विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं, तो अपने जीवन में हमें ऐसा करना चाहिए। या फिर भट्ट जी कोई अच्छी बात बताते हैं, चौधरी जी बहुत अच्छी बात बताते हैं, तो अगर एक मैं भी बदल जाऊं, तो हो सकता है कि इससे मैं कुछ लोगों को बदलूं और कुछ लोग और बदलें कि मैडम ने ऐसा कहा, कि सर ने ऐसा कहा। तो वाकई में आज बहुत अच्छा लगा। इस तरह की कहानियां पढ़ी जानी चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी सुनानी चाहिए ऐसी कहानियां। और ये है कि जैसे कि कालाकोटी जी ने कहा, वाकई में वृद्धों का सम्मान करना चाहिए। होता है, मैं नहीं कह रही कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ, लेकिन कभी कभी हमको भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जो क्रोध है वो कभी कभी शांत रखना चाहिए। और अगर हमारे घर में वृद्ध है, तो हमें अपने बच्चों की तरह पेश आना चाहिए, तभी शायद जो है समाज बदल सकता है, और हमारी जो संस्कृति है जहाँ वृद्धों का सम्मान है वो बढ़ सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया बातें आपने रखी हैं पटल में। बहुत धन्यवाद। अब समय भी हो रहा है, तो अगर कोई सज्जन और अपनी बात रखना चाहते हैं तो कृपया स्वागत है। संक्षेप में अपनी टिप्पणी, और ये जो परिचर्चा का भी पटल है, हम चर्चा के माध्यम से भी चीजें खुलती हैं, और निश्चित रूप से साहित्य तो उसका जो फलक होता है, जो कहानी का जो फलक है व्यापक होता है, और वो काफी चीजें कहती है। वो कहानी व्यापक संदेश उसमें होता है, और बड़े शहरों की कहानियां तो निश्चित रूप से। तो अब मैं निवेदन करूंगा, और साथ ही धन्यवाद और आभार भी प्रकट करता हूँ मोहन कीर्ति पटल के जो संयोजक हैं, सूत्रधार हैं, आदरणीय मोहन जोशी जी, जिनकी वजह से हम इतनी चर्चा पर चर्चा कर पा रहे हैं, और नियमित रूप से इतनी सुंदर कहानियों का वाचन, बहुत सुंदर वाचन डॉक्टर रितु शर्मा जी ने किया, और बहुत बढ़िया उनका जो तरीका सुंदर, तो उनको भी आभार और धन्यवाद। तो मोहन जोशी जी से निवेदन करूंगा कि सभी का आप आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद देंगे, और ये क्रम चलता रहे। इसी तरह हम साहित्य पढ़ते गुनते रहें और रचते भी रहें। समाज को जो अपने अनुभव है उनको लिखें भी। मैं कालाकोटी से निवेदन करूंगा, सर आप बहुत बढ़िया लिख सकते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक भी कहीं न कहीं सृजनशील होता है। तो अगर आप हिंदी में, कुमाऊनी में आप लिखें तो आप बहुत बढ़िया, चाहे वो संस्मरण के रूप में हो, चाहे मैं कुमाऊनी में लिख रहा हूँ अभी पहरू में। बहुत स्वागत है सर, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं हैं, और निश्चित रूप हम लाभान्वित होंगे। आदरणीय मोहन जोशी जी, मोहन दा को मैं आमंत्रित करता हूँ। ये निवेदन है हमारे हेमवती रिसर्च मैगजीन के लिए। जरूर जरूर जरूर, जरा उसका वो फोटो भेज दीजिए तो एक व्हाट्सएप में। जी अभी भेज। हाँ, मैं नंबर नोट कर लीजिए, नंबर मेरा। बहुत धन्यवाद आपको सब जो प्रतिक्रिया आई है। नंबर मेरे पास सर, मैं दे दूंगा। आदरणीय दिनेश चंद भट्ट जी का बहुत सुंदर संचालन के लिए, और इस पटल पर एक से एक बढ़कर विचार आए और प्रतिक्रियाएं आई, बहुत अच्छा लगा। और सुंदर समीक्षा के लिए हमारे डॉक्टर तिलक राज जी का, आदरणीय डॉक्टर दीप सर का, हमारी मनीषा, डॉक्टर मनीषा जी का, डॉक्टर कालाकोटी जी का, आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट जी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी इस पटल पर। आदरणीय खिलानंद जी, आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी इस पटल पर हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो उनका आशीर्वाद नियमित रूप से मिलते रहता है। और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर निर्मल जी की बहुत सुंदर टिप्पणी के लिए। तो मैं आज के इस समय जो छूट गया, मैं थोड़ा सा ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो शब्द प्रेमचंद जी ने इसमें देशज शब्दों का प्रयोग किया, जो इस कहानी को जीवंत बनाते हैं, कुछ देशज शब्दों का जिक्र करना चाहूँगा। जैसे काकी शब्द उन्होंने किया, लप लपाना शब्द किया है, जीभ लप लपाने का वर्णन किया है, उसके टटोलना किया है, टटोलना जैसे वो रास्ता टटोलती है। इसके साथ में लाठी टेकना शब्द है, ये वृद्धावस्था और शारीरिक कमजोरी को दर्शाती है। और रसोई का प्रयोग किया जो भोजन और पारिवारिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है ग्रामीण अंचल में।
हुक शब्द का प्रयोग किया। हुक जो है मन में उठने वाली हुक, एक दर्द की व्यथा को व्यक्त करता है। ऐसे ही मुहावरों का प्रयोग किया प्रेमचंद ने, जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुहावरा बूढ़ी काकी की तीव्र भूख को व्यक्त करता है। जीभ लपलपाना, ये भी तीव्र इच्छा और लालसा को दर्शाता है। हुक सी उठना प्रयोग हुआ है, जिसमें एक भावनात्मक पीड़ा कहें या करुणा को व्यक्त करने वाला शब्द है। ऐसी नाक भोग सिकोड़ना आया है कहीं पर, जो रतन जैसे पात्रों की नाराजगी को, तिरस्कार को दर्शाता है। इतना जो भाषा का प्रभाव यथार्थवादी चित्रण करने के लिए मुहावरों का, देशज शब्दों का एक सफल कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी ने उपयोग किया है। यह एक दृश्यों को उतार देता है पाठकों और श्रोताओं के मन में। इससे भावनात्मक गहराई आती है कहानी में। और चलिए, आज ये बहुत ही सुंदर वाचन के साथ, प्रतिक्रियाओं के साथ और इस कहानी के संदर्भ में हमारा ज्ञानवर्धन के लिए मैं बहुत आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ डॉक्टर रितु शर्मा नंदन पांडे जी का। देखिए, इतने व्यस्तम कार्य हमारे देश में और उनके देश में 6 घंटे का लगभग अंतर होगा। हम तो यहाँ पर रात में बैठे हुए, शायद दिन में भोजन कर रही होंगी या करने के बाद बैठी होंगी। और उन्होंने इतने व्यस्त कार्यक्रम में भी, क्योंकि वो सफल गृहिणी भी हैं, तो उन्हें घर के कामकाज को निपटाते हुए भी हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया और इतने पोर्टल पर रही। बल्कि मैं तो ये निवेदन करना चाहूँगा, आपके वाचन को सुनते रहने का मन करता है। अगर एक दिन आप और बढ़ा दें आगे एक दिन आप अगर कृपा करें तो एक दिन और बढ़ाइए। कजागी बहुत अच्छी एक कहानी है, अगर आप उसको पढ़ सकें, कल के अगर समय दे दें तो आखिरी कहानी भी होगी इस पटल पर, इस साप्ताहिक कार्यक्रम। कल का समय नहीं दे पाऊंगी क्योंकि कल मेरी ननद की अंत्येष्टि है, तो हम लोग वहां जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया भी था, दुख थोड़ा है, तो रविवार तक थोड़ा व्यस्त हूँ। उसके बाद आप कभी किसी प्रोग्राम में फिर भविष्य में बुलाएंगे तो मैं अवश्य हाजिर हो जाऊंगी। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन तक पहुँचे और मैं उनकी शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। आप लोग लच्छा साहब, हमारे देश में एक जयंत सिंघानिया चंद रेमंडा मालिक, उन्हें चलन सब कुछ चल कर दे और चलन दूसरा दिन ब्याह का बाप वृद्धाश्रम में पूछे थे। ये हाल छन आजकल नंतना मुंशी प्रेमचंद जी कहानी को मैं क्या काटन करूं उनके काटन की कहानी में हम भूल समझो जाए होगा। ये है सब देखते जाओ आपको अकल दूसरा डबल हमेशा ज्यादा महसूस हो बनी बगा उन्हें मुंशी प्रेमचंद जी हमें आगे को कोई कहानी अति नहीं हो सकेंगे और इसी भाई इति लहे उसमें वो अति लहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपण जीवनक अनुभव जुटाई छन और आपण ये आपण एक दो शब्दों में पूरा कहानी सार बताएलो। और प्रेमचंद जी जो महत्वपूर्ण जो उधर बार में टिप्पणी करी, बहुत सुंदर। आभार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी। तो चलिए, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दोबारा सब लोगों का, जितने लोग भी जुड़े, सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए। और संचालक आदरणीय दिनेश भट्ट जी का बहुत आभार। डॉक्टर तिलक राज जी की सुंदर समीक्षा के लिए आभार। डॉक्टर रितु शर्मा नंदन पांडे जी का बहुत आभार सुंदर वाचन के लिए। डॉक्टर दीप चौधरी जी का पिथौरागढ़ से जुड़े, और डॉक्टर BS कालेकुट जी हल्द्वानी से, डॉक्टर निर्मल जी अल्मोड़ा से। इस पटल पर हमारे जुड़े हुए आदरणीय गिरीशन बिष्ट जी का आभार, बहुत धन्यवाद। खिलानंद जी उत्तरकाशी उत्तराखंड से जुड़े, उनका बहुत आभार। जनोदा जी भी जुड़े थे अल्मोड़ा से। जनार्दन उप्रेती जी, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। प्रेमा भट्ट जी गरुड़ बागेश्वर से जुड़ी थी, और डॉक्टर मनीषा जी मुंशियारी से जुड़ी थी। सभी लोगों का, जितने भी जुड़े, सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, प्रणाम, जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगले भाग में फिर आपसे मुलाकात होती है। सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, प्रणाम, शुभ रात्रि, प्रणाम। सबको धन्यवाद, जय, आभार।